इंडिया हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के नाम से फख्र के साथ पेश करता है, मतलब सबका दोस्त लेकिन किसी की जंग का हिस्सा नहीं। लेकिन 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल के ईरान पर हमलों ने एक सख्त सबक दिया। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में न्यूट्रल रहना आपको महफूज नहीं रखता, आप हर जंग से दूर रहकर भी उसका बिल अदा करते हैं। अब सवाल ये है कि नुकसान कितना गहरा होगा, किस रास्ते से आएगा और कितनी देर तक चलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओमान और ईरान के दरमियान एक समुद्री रास्ता है। ये नॉर्थ वाले गल्फ को साउथ गल्फ ऑफ ओमान और फिर आगे अरेबियन सी से मिलाता है। इसकी सबसे तंग जगह सिर्फ 21 मील यानी 33 किलोमीटर है। और सोचिए, इतने अहम रास्ते में जहाजों के लिए जो असल गुजरने की लेन है वो हर साइड से सिर्फ 2 मील यानी 3 किलोमीटर छोटी होती है। यानी दुनिया का इतना बड़ा तिजारती और एनर्जी का बोझ एक बहुत ही पतले से रास्ते पर गुजरता है। तकरीबन 20 मिलियन यानी 2 करोड़ तेल के बैरल्स हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी अपनाए हॉर्मूज से गुजरते हैं। ये एनर्जी हर साल $100 बिलियन की कीमत रखती है। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत और ईरान सब इस कॉरिडोर पर इन्हिसार करते हैं। अगर ये अहम रास्ता रुक जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी फौरन दबाव महसूस करती है। जब मिसाइल्स चलती हैं या समंदर में माइंस का खतरा होता है तो ऑयल टैंकर्स रुक जाते हैं। सिर्फ चंद दिन का टेम्पररी रुकाव भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हिला देता है और तेल की सप्लाई को फौरन तंग कर देता है। 1973 में सऊदी अरेबिया की क़ियादत में अरब तेल पैदा करने वाले मुल्कों ने इजराइल के वेस्टर्न सपोर्टर्स पर ऑयल एम्बार्गो थोप दिया जब इजराइल इजिप्ट के साथ जंग में था। उस वक्त मिडिल ईस्ट का ज्यादा तेल वेस्ट खरीदता था, लेकिन आज ओपीईसी का क्रूड ज्यादातर एशिया लेता है, जबकि अमेरिका खुद एक बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बन चुका है। 1980 से 1988 के ईरान इराक वॉर के दौरान दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ऑयल एक्सपोर्ट्स को निशाना बनाया, जिसे टैंकर वॉर कहा गया। जनवरी 2012 में ईरान ने धमकी दी कि वो स्ट्रेट को ब्लॉक करेगा अगर यूएस और यूरोप की सैंक्शंस का जवाब देना पड़ा। मई 2019 में यूएई के कोस्ट के करीब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर 4 वेसल्स पर हमला हुआ, जिनमें 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स भी शामिल थे। 2023 में 2 और 2024 में एक वेसल को ईरान ने स्ट्रेट के अंदर या करीब कब्जे में ले लिया। इनमें से कुछ एक्शंस यूएस के ईरान से रिलेटेड टैंकर्स सीज करने के जवाब में थे। सबसे पहली बात तेल की करें तो इस वक्त इंडिया के लगभग 50% ऑयल इंपोर्ट्स यानी तकरीबन 26 लाख बैरल्स पर डे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते हैं। नवंबर दिसंबर 2025 में ये हिस्सा 40% था, मतलब तनाज़ा बढ़ने से पहले ही इंडिया का गल्फ पर इन्हिसार और ज्यादा हो चुका था, खासकर जब रशिया से तेल खरीदना कम करके फिर से गल्फ सप्लाईज की तरफ रुझान बढ़ाया गया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाए तो गल्फ मुल्कों के लिए ये एक इकोनॉमिक सुसाइड होगा, लेकिन तसल्ली कम है क्योंकि तेल के टैंकर पहले ही रास्ता बदल रहे हैं और ब्रेंट क्रूड $22 पर बैरल तक पहुंच चुका है। इंडिया के लिए इसका सीधा मतलब है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, रुपये कमजोर होगा और सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर पर खर्च करने के लिए कम गुंजाइश होगी। महंगाई का दबाव भी बढ़ने का खतरा है। हाँ, कुछ ऑप्शंस हैं। सऊदी अरेबिया की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और यूएई की अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन हॉर्मूज को बाईपास करती है। इंडिया ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स से खरीदारी तेज कर रहा है और अपनी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी इस्तेमाल कर रहा है। ये सब एहतियाती कदम है, लेकिन असल मसला ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी अब भी गल्फ से जुड़ी हुई है। फिर रहे चावल, चाय और इंतजार करते किसान। ये जंग सिर्फ तेल तक महदूद नहीं, इसका असर खेतों तक पहुंच रहा है। बासमती चावल सबसे वाज़ेह मिसाल है। 2024 से 25 में इंडिया ने 6 मिलियन यानी 60 लाख टन बासमती एक्सपोर्ट की, जिसकी कीमत लगभग 50,000 करोड़ थी। इसका आधा हिस्सा 5 वेस्ट एशियन मुल्कों यानी सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई और येमेन को गया। सिर्फ ईरान को 2025 में $1.2 बिलियन यानी 120 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, जिसमें 747 मिलियन यानी 74.7 करोड़ सिर्फ चावल का था। अब बंदर अब्बास, जो कि ईरान का लार्जेस्ट पोर्ट है, जाने वाले जहाज रुक गए हैं। होलसेल बासमती की कीमत एक महीने में 10 से 15% तक बढ़ चुकी है। पंजाब और हरियाणा के किसान अब पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं पैसे कब मिले भी या नहीं। चाय की कहानी और भी गर्म है। 2025 में इंडिया ने रिकॉर्ड 2080.4 मिलियन यानी 28.4 करोड़ केजी चाय एक्सपोर्ट की, जो पिछले साल से 9.5% ज्यादा थी। इसमें इराक, ईरान और यूएई का बड़ा हिस्सा था। वेस्ट एशिया हर साल तकरीबन 90 मिलियन केजी इंडियन चाय खरीदता है, यानी टोटल एक्सपोर्ट्स का 35%। ईरान के साथ चाय का ट्रेड फिलहाल रुक चुका है। 100 से 150 करोड़ की शिपमेंट्स होल्ड पर है। असम और वेस्ट बंगाल की प्लांटेशन
इकोनॉमी जहां लाखों मजदूर रोजगार से जुड़े हैं, इस तनाज़े का सीधा असर महसूस कर रहे हैं। वेस्ट एशिया में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है शिपिंग रूट्स का डिस्टर्ब होना। 2024 में हुदी कैंपेन के दौरान बाब एल मंदेब स्ट्रेट और रेड सी पर हमलों ने जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता लेने पर मजबूर किया। इससे 20 दिन तक का एक्स्ट्रा सफ़र और 40 से 60% तक फ्रेट कॉस्ट का इजाफा हुआ। वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम भी 15 से 20% तक बढ़ गया। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने की वजह से 37 इंडियन फ्लैग जहाज, जिन पर 1109 सेलर्स सवार हैं, पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान और करीबी समंदरी इलाकों में फंस गए हैं। इस तनाज़े से कुछ अमवात भी हुई। कम से कम 3 इंडियन सी फेरर्स जो फॉरेन फ्लैग शिप्स पर मौजूद थे, वेस्ट एशिया में जारी झगड़े के दौरान हलाक हो गए, जबकि एक जख्मी भी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने वार्न किया है कि कॉन्फ्लिक्ट से फ्रेट महंगा होगा और सप्लाई चेन्स स्ट्रेच होंगी। वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका रीजन इंडिया के 31% एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो का हिस्सा है। एटलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के मुताबिक $246 बिलियन तक एक्सपोर्ट्स रिस्क में है। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कट एंड पॉलिश डायमंड्स जैसे सेक्टर्स जो पहले ही मुश्किलात से उभर रहे थे, फिर से दबाव में आ सकते हैं। 2 मार्च 2026 की सुबह मार्केट्स ने अपना फैसला भी सुना दिया। सेंसेक्स खुलने के साथ ही 2700 पॉइंट से ज्यादा गिरा। बाद में रिकवरी के बाद फिर लगभग 1000 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ। निफ्टी 24,700 के नीचे फिसल गया। सिर्फ एक सेशन में 8 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एविएशन स्टॉक्स, पेंट, टायर और केमिकल कंपनी सब एक साथ गिरे और सबकी किस्मत तेल की कीमत से जुड़ी हुई है। 27 फरवरी को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 7,536 करोड़ के शेयर्स बेच दिए, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 12,292 करोड़ की खरीदारी करके मार्केट को संभालने की कोशिश की। ग्लोबल कैपिटल सेफ हेवंस की तरफ जा रहा है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। सबसे कम बात रेमिटेंसेस पर होती है। फिस्कल ईयर 2024-25 में इंडिया को रिकॉर्ड $135 बिलियन यानी 3,500 करोड़ रेमिटेंसेस मिले, जिसमें 48% गल्फ से आए। सिर्फ यूएई अकेला गल्फ के हिस्से का तकरीबन आधा कंट्रीब्यूट करता है। अगर जंग ईरान से निकलकर ब्रॉडर गल्फ तक फैलती है तो लाखों इंडियन वर्कर्स की रोजगार और उनके घर का गुजारा खतरे में आ सकता है। ये सिर्फ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स का नंबर नहीं है नाजरीन, ये मलापुरम के स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा है, लखनऊ में बन रहा घर है, राजस्थान में चुकता होता कर्ज है। जो लोग इस जंग का हिस्सा नहीं है वो भी इसका बोझ उठा रहे हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस नंबर्स गिन सकते हैं, लेकिन ये हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि बिना मर्जी के किसी और की जंग का बोझ उठाना कैसा होता है। इंडिया अपने आप को विश्व गुरूर विकसित भारत के तौर पर देखना चाहता है, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान इतना ताकतवर है कि सपने देख सके और इतना एक्सपोज्ड भी है कि नुकसान महसूस करे। तेहरान और तेल अवीव में जलती आग नॉन अलाइनमेंट की लकीरों को एहतराम नहीं करती। वो टैंकर रूट्स, कमोडिटी मार्केट्स, रुपये की कीमत के जरिए सफर करती है। नाज़रीन, माईशत को बहुत सब्र और मेहनत से बनाया जाता है ताकि जंग की जरूरत ना पड़े। हर रुकता हुआ कार्गो, हर अनपेड इनवॉइस, हर किसान जो अपने बासमती ऑर्डर का इंतजार कर रहा है, ये सब उस जंग का हिस्सा है जिनका फैसला उन्होंने कभी किया ही नहीं। तारीख हमेशा इस हकीकत से आगाह रही है, लेकिन अलमिया ये है कि तारीख ने कभी इस पर सही से गौर नहीं किया। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।